दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है शादी है कोई समझौता नहीं जो सिर्फ औरत ही निभाई और मर्द। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नैनीता के घर में जैसे जैसे मेहमानों की रौनक बढ़ रही थी उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। घर में आया हर रिश्तेदार और मेहमान बस यही पूछ रहा था कि नैनीता, तेरे ससुराल वाले शादी में नहीं आए क्या? आज तो तेरे छोटे भाई की शादी, आज तो कम से कम उन्हें आना ही चाहिए था। नैनीता, तेरा पति शादी में आएगा या नहीं? नैनीता, भला कितने बहाने बनाए कि राघव को छुट्टी नहीं मिली। सास ससुर को किसी अन्य शादी में जाना था या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर दुनिया है कि उड़ती चिड़िया के पंख भी गिन लेती। शादी ब्याह के मामले में और कुछ चाहे ना ही हो परंतु मेहमान कमियां ढूंढ ढूंढ कर परेशान जरूर कर देते हैं। उन्हें तो कोई टॉपिक मिलना चाहिए, फिर रबड़ की तरह उसे लंबा खींच देते हैं कि सामने वाले से संभलते ना संभले। शादी ब्याह में चटपटी बातें लोग फुर्सत से मजे लेकर सुनते हैं। नैनीता सबसे नजरें बचाकर शादी की रस्मों में हिस्सा ले रही थी। क्या कहें, ससुराल वाले क्यों नहीं आए? किस किस को जवाब दे? हर कोई अपने तरीके से सवाल दाग रहा था। नैनीता की एक शादी पहले टूट चुकी थी। पहली शादी से तलाक का निर्णय नैनीता का ही था। यह उसकी दूसरी शादी थी और इस ससुराल वाले भी शादी में शामिल नहीं हुए। कितने अरमानों से नैनीता पहली बार दुल्हन बनी थी। माता पिता ने बेटी की खुशी के लिए सब कुछ किया, बढ़ चढ़ कर दान दहेज भी दिया। सास ससुर भी ठीक ही थे। नैनीता ससुराल गई तो कुछ दिनों बाद उसकी छोटी नंद आभा की शादी तय कर दी गई। छोटी नंद आभा की शादी में नैनीता का सामान उठाकर दे दिया गया। उस समय नैनीता चुप रही। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, व्यापार में घाटा हो रहा। न जाने कितने ही बहाने बनाकर सास ने नैनीता को अपने चंगुल में फंसा लिया। पति पत्नी आनंद भी ठीक था। शादी के बाद अक्सर ऑफिस में ही रहता। बहुत काम है, देर से आऊंगा कहकर सुबह घर से जल्दी निकलता और देर रात तक घर पहुंचता। नैनीता ने उसे कोई विशेष लगाव नहीं था। ससुर का व्यापार था जो घाटे में चल रहा था और पति की प्राइवेट नौकरी थी। नैनीता ने भी एक स्कूल में प्राइवेट नौकरी ढूंढ ली थी ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में कुछ मदद मिल सके। पति का व्यवहार अक्सर ही नैनीता को खटकता। वह फोन पर लॉक लगा कर रखता। घंटों फोन लेकर रात को छत पर चला जाता। रविवार को भी ऑफिस में काम है का बहाना बनाकर निकल जाता। एक दिन नैनीता ने स्कूल से आते वक्त आनंद को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया। वह सिनेमा हॉल से निकले थे। आनंद ने बेशर्मों की तरह लड़की के हाथों में हाथ डाल रखा था। इसके बाद कार में बैठकर वह लड़की के साथ कहीं और चला गया। घर से कहकर गया था कि ऑफिस जा रहा है। नैनीता ने इस विषय पर आनंद से बात की तो वह बिफर गया। नैनीता ससुराल से बिना बताए मायके चली आई। रिश्तेदारों ने समझाया कि आनंद को एक मौका दे। नैनीता का दिल कह रहा था कि यदि यह गलती वह करती तो क्या आनंद उसे अपनाता, उसे एक और मौका देता। परंतु घर और रिश्तेदारों के दबाव में नैनीता ससुराल एक बार फिर वापस चली गई। आनंद अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय अब साफ साफ कहने लगा, तुमसे मेरी शादी मजबूरी थी। छोटी बहन के लिए दहेज जुटाना था। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम चाहो तो मुझे तलाक दे सकती हो। आनंद खुद भी नैनीता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन तलाक देने का कलंक अपने माथे पर लगाना नहीं चाहता था। दुनिया और रिश्तेदारों के सामने उसने संस्कारी बेटे का ताज जो पहन रखा था। शादी बचाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ नैनीता पर थी। हद तो तब हुई जब नैनीता ने पत्नी धर्म निभाने से साफ साफ मना कर दिया। तो आनंद ने कहा, फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? निकलो मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। नैनीता ने खुद को ठगा सा पाया। वह अपनी नौकरी की सारी तनख्वाह भी आनंद को ही देती थी। आनंद ने नैनीता की नौकरी से बहुत ऐश की। इसके बाद नैनीता की आत्मा उसे झकझोरने लगी। वह उस घर में एक अनचाहा और तिरस्कृत मेहमान थी। एक न एक दिन तो उसे वह घर छोड़ना ही था।
उसने तलाक लेने का फैसला किया। नैनीता आनंद से तलाक लेकर अकेली रहने लगी। उसने जी तोड़ मेहनत करके बैंक में सरकारी नौकरी हासिल की, परंतु अक्सर ही लोगों के ताने और लोगों की बुरी नज़रों से उसका सामना होता रहता। रिश्तेदारों में भी नैनीता के चरित्र पर उंगली उठने लगी। अकेली औरत को देखकर हर कोई अपना काम साधना चाहता था। वह चाहे गलत हो ना हो, परंतु लोग तो बात बनाना जानते हैं। बिना हड्डी की जीभ बेवजह किसी को भी बदनाम करने की हैसियत रखती। नौकरी, थकान और तनाव की वजह से नैनीता का स्वास्थ्य गिरने लगा। थायराइड और शुगर जैसी बीमारियों ने उसे घेर ली। शरीर का भार बढ़ने लगा। नौकरी और गृहस्थी दोनों में नैनीता मशीन बनकर रह गई। ना कोई उमंग, ना कोई चाह। नैनीता का शरीर काफी भारी हो चुका था। समय तेजी से बीतने लगा। अचानक से एक दिन नैनीता की माँ का फोन आया और वह कहने लगी, बिटिया, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का मांगलिक था तो शादी नहीं हो पा रही थी। तू 37 की हो चली, लड़का 40 का है। उसके छोटे भाई की शादी हो चुकी है। वह दूसरे शहर में नौकरी करता है। खानदानी लोग हैं। लड़का अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। नैनीता ने उदास होते हुए कहा, पता नहीं माँ, मेरे नसीब में क्या लिखा है। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में सिर्फ ठोकरें खानी ही लिखी। नैनीता की माँ ने समझाया, बेटी, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। लड़के से तुम खुद मिल लेना, बातचीत करना, सोच समझ कर ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे। नियत समय पर लड़के के घर पहुंचे। यह राघव का घर था। वह घर का बड़ा लड़का था। पिता एक छोटा सा बिजनेसमैन था। घर की दुकान थी जिसे ससुर जी साथ मिलकर वह संभालता था। अच्छा बड़ा शानदार घर था। सास ससुर भी सीधे साधे लग रहे थे। नैनीता की माँ, बाबूजी और नैनीता स्वयं उनके घर गए थे। नैनीता की माँ ने जब देवरानी के बारे में पूछा तो सास ने बताया कि आज दशहरा है। वह अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई। उसका मायका भी वहीं पास में ही, तो मायके में भी जाकर आएगी। उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरा छोटा बेटा आरव अपने आपके सामने है। सास की बातें सुनकर नैनीता और उसके माता पिता काफी प्रभावित हुई। घर में अच्छा खुलापन है। बहू पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं। बिना रोक टोक के बहू कहीं भी घूम फिर सकती है। दहेज की कोई मांग नहीं थी। एक सीधा साधा समारोह चाहते थे। राघव ने भी शादी में सहमति जताई। नैनीता के पूछने पर उसने कहा, मुझ पर कोई दबाव नहीं, आप मुझे पसंद है। नैनीता ने फिर से कहा, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? राघव ने कहा, वजन कम या ज्यादा होता रहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राघव की बातें सुनकर नैनीता काफी प्रभावित हुई। राघव को उसके शारीरिक रंग रूप आकार से कोई परेशानी नहीं थी, पर पता नहीं दिल में एक बात बार बार चुभ रही थी। सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? शादी के पहले राघव के 1-2 बार मिली। नैनीता के कहने पर राघव ने देवरानी से फोन पर बात कराई। वह दूसरे शहर में रहती थी। उनसे मिलना नहीं हो सका, लेकिन फोन पर बात करके लग रहा था कि वह काफी खुश है। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। बहुत अरमानों के साथ एक बार फिर सपने सजाए। नैनीता अपने ससुराल आई। ससुराल में कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि ससुराल के लोग काफी रूढ़िवादी। सास ससुर उसके बाहर जाने, मायके जाने, सहेलियों से मिलने को पसंद नहीं करते। घर के किसी भी छोटे बड़े काम में उसके निर्णय को शामिल नहीं किया जाता। उसे अपनी पसंद का खाना बनाने, कपड़े पहनने और बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं। शादी पर भी देवरानी से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। फिर शादी के बाद वह अपने पति के साथ फिर दूसरे शहर में चली गई। जब दिवाली पर देवरानी से मिलना हुआ तो देवरानी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा और ना ही नैनीता ने कोई बात छेड़ी, क्योंकि उसने महसूस किया कि सास ससुर उनके आपस में मिलने जुलने से खुश नहीं। सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाना है। पति के साथ बाहर नहीं जाना है। घूमने फिरने पर पाबंदी है। अपना पैसा खुद पर खर्च नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से कायदे कानून थे जो उसके सास ससुर ने अपने घर में लगा रखे थे। नैनीता की सोच के विपरीत घर का माहौल काफी विपरीत था। नैनीता का पति राघव बात बात पर गुस्से में चिल्लाता और उस पर हाथ भी उठाता, जानवर की तरह उसे पीटता। सास ससुर कुछ नहीं कहते। सास से कहती तो सास भी उल्टा नैनीता को ही सुनाने लग जाती। तुम बहू हो, तुम्हें सुनना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है।
जिससे राघव को गुस्सा आ जाता है। औरत हो तो चुप रहना सीखो, सहना सीखो। औरत को ही झुकना पड़ता है, परंतु तुम तो अपनी नौकरी की ऐंठ दिखाती हो। फिर मेरा बेटा तो तुझे मारेगा ही। तुम अपने चाल चलन के कारण पिटती हो। औरत हो, सहना सीखो। तुम उसे गुस्सा ही क्यों दिलाती हो? जुबान मत लड़ाया कर। वह तो शुरू से ही ऐसा है। हम लोग भी उसके सामने चुप हो जाते हैं। सास ससुर की बातें सुनकर नैता अवाक सी रह जाती है। कुछ समय बीता। नैता माँ बनने वाली थी। लगा जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। एक दिन सास ससुर और नैता के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई। राघव ने फिर वही गुस्सा दिखाया और नैता पर हाथ उठा दिया। इतनी बुरी तरह से मारा कि नैता ने अपना बच्चा तक खो दिया। बस वह पल था और आज का दिन। नैता फिर कभी ससुराल नहीं गई। उस दिन ससुराल से आई थी और अभी 2 साल हो गए। मायके में ही रह रही है। इस बार तो नैता के भाई भाभी और रिश्तेदार भी उस पर उंगली उठा रहे थे। एक तलाक तो ले चुकी, अब दूसरी शादी भी तोड़ेगी। कमी तो नैता में ही है। भाई भाभी और रिश्तेदारों ने जबरदस्ती ससुराल भेजना चाहा तो नैता ने सिर्फ 2 ही बातें कही। पहली, राघव उस पर कभी हाथ नहीं उठाएगा, और दूसरी, वह सास ससुर के साथ उस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि झगड़े की वजह सास ससुर का हस्तक्षेप ही होता है, जिसकी वजह से उनके बीच मनमुटाव होता है और राघव नैता की पिटाई कर देता है। छोटे मोटे झगड़े बन जाते हैं। राघव हमेशा ही अपने माता पिता की तरफदारी करता। जब नैता इसका विरोध करती तो वह अपना आपा खो बैठता और उसे जानवरों की तरह पीटता। राघव ने अलग होने से साफ इनकार कर दिया। नैता अपने माता पिता के यहाँ लौट आई। तलाक नहीं लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही चुकी। अब दोबारा तो उंगलियां उस पर ही उठ रही थी। जब लड़की कमाऊ होती है तो मोटी तनख्वाह के चलते उसके बेढंगे शरीर और रंग रूप को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। शादी ब्याह के खेल में अक्सर ऐसा ही होता है। नैता ने देवरानी से बात की तो उसने बताया कि दीदी, मुझे पता है वह लोग ऐसे ही हैं। मैं उस दिन मायके खुद चलकर नहीं गई थी, बल्कि भेजी गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग बड़े भैया को देखने आ रहे। भैया के लिए शादी की बात चल रही। मुझे तो बताया भी नहीं गया था कि मैं खुद अचरज में थी कि आज ससुराल वालों ने मुझे मेले और मायके जाने की इजाज़त दे कैसे दी। रात को यह मुझे लेने आए तब इन्होंने ही मुझे बताया। तब तक आप लोगों की बात पक्की हो चुकी थी। यह बात भी मुझे व्हाट्सएप से पता चली जब रिश्तेदार सास ससुर और बड़े भैया को बधाइयाँ दे रहे थे। मैं दूसरे शहर में रहती हूँ। मेरा तो प्रेम विवाह हुआ था, इसीलिए मैं समझती थी कि उन लोगों ने मुझे अपने घर में स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपको तो अपनी पसंद से लिया था। फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वैसे तो मेरे पति का व्यवहार भी ऐसा ही है कि वह किसी भी बात में मेरी सहमति नहीं पूछते। हमेशा अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ जुगलबंदी में लगे रहते हैं। लेकिन मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, अपनी गृहस्थी में खुश हूँ। ज़्यादा तनाव लेकर घर में झगड़ा नहीं करना चाहती। मेरा पति मेरे साथ है, बस इतना ही काफ़ी। नैता आज उसके छोटे भाई की शादी में भाग कर काम कर रही थी। तभी किसी ने आकर बताया कि नैता, तेरे सास ससुर आए। नैता की बुआ ने कहा, देख नंदू, तेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए और 2 साल से तू मायके में ही रह रही। माफ़ी मांग ले और अपने ससुराल लौट जा। औरत को तो सहना ही पड़ता है। राघव भी थोड़ी देर के लिए शादी में आया, परंतु उसका स्वभाव और जवाब आज भी वही था कि वह अपना घर नहीं छोड़ेगा। नैता इस बात को समझती थी कि उसका घर ना छोड़ने की वजह ससुर जी का बिजनेस है, और अगर वह छोड़ देगा तो इतने बड़े मकान और बिजनेस से हाथ धो बैठेगा। नैता अपनी सास जी के लिए चाय और मिठाई लेकर जाने लगी तो कमरे के दरवाजे पर ही सासू जी की आवाज़ सुनाई दी। वह औरतों से घिरी बैठी थी। सभी औरतें उत्सुकता से उनकी बातें सुन रही थी। नैता की चाची ने सवाल दागा, नैता ने घर क्यों छोड़ दिया? सास ने कहा, अरे हमारे तो नसीब ही खराब। नैता हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, कहती है अलग रहना है।
पर हमारा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है। इस बुढ़ापे में हमारी सेवा करना चाहता है। आजकल की लड़कियां संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहती। भला कौन सा सास ससुर का झमेला सहन करे। हमें तो अपने बेटे की शादी तलाकशुदा लड़की से इसीलिए की थी कि वह घर संभालेगी। डिंग डोंग थी, परंतु नजरअंदाज किया। संस्कारी लोग हैं इसीलिए शादी कर ली, वरना हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी थोड़ी न थी। सासू जी का इतना कहना था कि सब औरतों ने ही हाँ में हाँ मिलाई और सभी एक एक करके नैनीता की बुराई और छींटाकशी करने लगी। सही कहती हैं आप, आजकल कोई सास ससुर के साथ नहीं निभाती। जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी, इसीलिए तो पहली शादी भी टूट गई। नैनीता ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। वह खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। क्या शादी टूटती है तो कमी सिर्फ लड़की में ही होती है? शादी निभाने बनाए रखने की जिम्मेदारी अकेली औरत पर ही क्यों? दुर्भाग्य से दूसरी शादी भी नहीं चल पाती तो दुनिया वाले आसानी से सीधे सीधे लड़की को दोषी ठहरा देते हैं। कोई लड़के को कुछ नहीं कहता। नैनीता अपने फैसले पर अड़िग थी। वह जानती थी कि सास ससुर में कोई बदलाव संभव नहीं। जब तक कोई हल नहीं निकलता उसने अलग रहना ही उचित समझा, क्योंकि लगातार दूसरी शादी तोड़ना एक लड़की के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर देता है। आज तो उसके माता पिता और भाई भाभी भी जाने अनजाने में उसी को दोषी ठहरा रहे थे। नैनीता को एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। उसके पास सिर्फ इंतजार था, आत्मनिर्भर थी, संघर्ष करने का हौसला था। यहाँ पर नैनीता के पिता ने एक बात अच्छी की कि कुछ बेटी की तनख्वाह और कुछ अपनी बचत पूंजी से अपनी बेटी को एक छोटा सा मकान दिलवा दिया और स्वयं भी उसके पास ही रहने लगे, ताकि बहू बेटे को नैनीता से कोई परेशानी ना हो। एक लंबे इंतजार के बाद राघव ने अपने गुस्से पर लगाम लगानी सीख ली। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी हुई कि नैनीता की सास स्वर्ग सिधार गई और ससुर ने अपनी सीमाओं में रहना सीख लिया। देर आए दुरुस्त आई वाली कहावत चित्तार्थ होती नजर आई। ससुर भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसीलिए अपना छोटा सा बिजनेस राघव को सौंप दिया और छोटे बेटे के पास जाकर रहने लगे। राघव भी अपने बिजनेस में व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद नैनीता ने समय समय पर 2 बच्चों को जन्म दिया। वह भी अपनी गृहस्थी और नौकरी में व्यस्त हो गई। कुल मिलाकर जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आई। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप कहानी तो पढ़ लेते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम भी इसी उम्मीद के साथ एक नई नई कहानियाँ लेकर आपके लिए आते रहें। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।